हेलो एवरीवन, आज़ाद स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े, पर अब हम ज्योग्राफी और उसके बाद सिविक्स के चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रहेगा इन्वायरमेंट। इसमें हम इन्वायरमेंट के मीनिंग, टाइप्स, इकोसिस्टम, इम्पोर्टेंस, बायोटिक, अबायोटिक के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स. इट स्टैंड्स फॉर द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस इन अवर सराउंडिंग्स विच इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैन feels the influence of the environment everywhere around him. His food, clothing, shelter, even his ideas and beliefs are much the results of environment. It is a combination of natural and man-made phenomena. Environment is different in different places. For example, environment in a classroom is different from that at home. Environment of a village is different from that of a city. Environment in Antarctica is different from that of the Sahara Desert. तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, मतलब हमारे इर्द गिर्द का। सराउंडिंग्स हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है वो क्या है, इन्वायरमेंट। ये हमारे वातावरण की फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन उसको प्रभावित करता है। ठीक है, फिजिकल मतलब बाहर से जो हमारा लेआउट, और बायोलॉजिकल मतलब अंदर की कंडीशंस। ठीक है, उसी से ही इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो क्या असर पड़ता है। आदमी जो है इन्वायरमेंट का प्रभाव हर जगह फील करता है, जैसे कि अपने खाने, कपड़े, शेल्टर, इवन कि उसकी सोच कैसी है वो भी इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। हम कहते हैं ना कि जैसे जम्मू में ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, यहाँ पे कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, और अगर हम दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पे कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है। तो हम नॉर्मली क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट अलग है और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे खाने पीने, कपड़े पे, रहने का स्टाइल हमारा कैसा होगा, हमारे घर कैसे होंगे, ये सारा किस पे डिपेंड है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। कि यहाँ का जम्मू का इन्वायरमेंट जो अलग होगा और दिल्ली का इन्वायरमेंट अलग होगा। ये नेचुरल और जो मैन मेड, ठीक है, कुदरत और आदमी दोनों से मिलकर बनता है। इन्वायरमेंट जो है वो दोनों से मिलकर मिलता है। हर जगह का इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि आपकी क्लासरूम का इन्वायरमेंट आपके होम से कितना अलग होता है। देखा, आप अपने क्लासरूम में देखो, क्लासरूम में क्या होता है, डेस्क, चेयर, टेबल, वहाँ पे टीचर, बच्चे होते हैं, और हर एक बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, माइंड होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से चलता है। ठीक है, तो घर का हमारा माहौल कैसे होता है, घर में हम अलग तरीके से रहते हैं, क्लासरूम में हम अलग तरीके से रहते हैं, तो वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट। ठीक है, आपके जैसे होम से मतलब विलेज, अब आप देखो गाँव का वातावरण अलग होता है, सिटी का अलग होता है। ये तो आपने देखा ही होगा, ये कितना बड़ा मतलब डिफरेंस है। जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं उनकी सोच, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका खाना पीना कितना अलग होता है उन लोगों से जो शहरों में रहते हैं। जैसे जम्मू सिटी में जो लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पीन कितना अलग है हमसे। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक देश से दूसरे देश का इन्वायरमेंट भी क्या है, अलग है। जैसे इंडिया का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ पे अलग स्टाइल है सब कुछ चीज़ों का, और अमेरिका का इन्वायरमेंट जो है वो अलग है। लास्ट में लिखा है जैसे इन्वायरमेंट इन अंटार्कटिका, कहता है कि अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट, अंटार्कटिका बहुत ठंडी जगह, यहाँ पे सारा साल सिर्फ बर्फ़ ही रहती है। ठीक है, और सहारा डेजर्ट क्या है, यहाँ पे वो रेत ही रेत है, तो वहाँ पे कितनी गर्मी होती है। तो कहते हैं कि दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, बहुत अलग अलग है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसके टाइप्स। ब्रॉडली इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, आर टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में है, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, एक जो कुदरत ने बनाया है और एक जो मैन मेड। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो आदमी ने खुद बनाया है। ये भी नेचुरल इन्वायरमेंट जो है ये फर्दर डिवाइडेड है आगे 2 पार्ट्स में, बायोटिक, अबायोटिक। Biotic environment, it refers to the world of living organism, that is plants and animals. Abiotic environment, it refers to non-living things, that is land, water, minerals, etc. बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेफर करता है, उन चीज़ों को जिसमें जीवित चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी इसमें आते हैं। ठीक है,
बायोटिक इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है अबायोटिक। अबायोटिक क्या होगा, जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Land, water, air, plants and animals are the elements of natural environment. It provides us the base for our existence. Land to live on, air to breathe, water to drink and food to eat. You have studied about the meaning of four components of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere in your previous class. Let us briefly discuss about these components. The domain of land is called the lithosphere. Okay. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या कहता है कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। एज यू नो, ये तो आपको पता ही है, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। ये सब हमारी एग्जिस्टेंस, ठीक है, का बेस है, हमारे जीने का बेस है, हमारा जीवन इसी पे आधारित है। ज़मीन चाहिए हमें रहने के लिए, हवा सांस लेने के लिए चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना खाने के लिए खाना चाहिए। तो इस तरह से क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगी तो हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल है, हम जिंदा नहीं रह सकते। आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसके, अर्थ के, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर, फर्स्ट वाला है लिथोस्फेयर। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It contains various landforms like mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents as well as the ocean floor. Lithosphere is thinner over the ocean floor. लिथोस्फेयर जो लैंड वाला, अर्थ का जो लैंड वाला एरिया है, जैसे ये आप लिखा है डोमेन ऑफ लैंड इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जो लैंड वाला एरिया है अर्थ का, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। कहते हैं कि ये अर्थ की सॉलिड और जो हॉट टॉप लेयर होती है, वो परत होती है, ठीक है, हार्ड वाली, ठीक है, ये वहाँ मतलब ये हार्ड वाली टॉप लेयर होती है अर्थ की। ये चट्टानों और खनिजों से बनी है और मिट्टी की पतली लेयर से कवर्ड है, ठीक है, मिट्टी के इसके ऊपर क्या है, कवर्ड लेयर बनी हुई है। इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, पठार हैं, प्लेन एरिया भी है, वैली, घाटियाँ वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। लैंडफॉर्म्स के अलावा यह कहता है महाद्वीप और महासागर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। लैंडफॉर्म्स जो हैं वो महाद्वीप और महासागर दोनों में पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर इज़ थिनर ओवर द ओशन फ्लोर। तो कहता है कि लिथोस्फेयर महासागर के तले में पतली परत में होता है, ठीक है, ओशन फ्लोर के पतली परत तले में होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एवरी कंपोनेंट आर डोमेन ऑफ द अर्थ इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। लिथोस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ। अर्थ का हर एक जो कंपोनेंट्स है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंट है, अपनी एक विशेषता है। और लिथोस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है कि फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, कहते हैं कि यहाँ पे जंगल और घास मिलती है चराने के लिए, ठीक है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए ज़मीन मिलती है हमें। लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन के रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए ज़मीन है। सोर्सेज ऑफ मिनरल वेल्थ, खनिज पदार्थ भी हमें बहुत मिलते हैं लिथोस्फेयर में। तो लिथोस्फेयर क्या हो गया, वो वाला लैंड वाला हिस्सा, अर्थ का लैंड वाला जो हिस्सा है जिस पे ज़मीन है वो क्या है, लिथोस्फेयर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर। The domain of water is referred to as a hydrosphere. It refers to the presence of water in all its forms, oceans, seas, rivers, lakes, ponds, etc. It is essential for all forms of life or for their survival on the earth's surface. Water is also found in atmosphere in the form of water vapor which helps to bring rain. अब ज़मीन के बाद आया पानी। तो पानी वाले हिस्से को, अर्थ के जिस हिस्से में पानी है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। ये पानी की प्रेजेंस महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि के फॉर्म्स को दर्शाता है, ठीक है। पानी हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही है। पानी में जो वाटर वेपर के फॉर्म में भी एटमॉस्फेयर में होता है, जो कि वर्षा लाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपने अपनी पिछली क्लास में
पढ़ा ही होगा कि बारिश कैसे होती है। वाटर वेपर्स होते हैं जो छोटे छोटे क्या कहते हैं, पानी के कण होते हैं, ठीक है। तो वो क्या रहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में नमी सी बनी रहती है, एटमॉस्फेयर में हमारे रहते हैं। तो वही क्या होते हैं, वेपोराइजेशन होके ऊपर जाते हैं, फिर आसमान से टकरा कर क्या होते हैं, बादल बनते हैं। ये सारा प्रोसेस तो आपने साइंस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, सॉरी एटमॉस्फेयर। The domain of air is called atmosphere. It is the thin layer of air that surrounds the earth like an envelope. It is held to the earth by gravitational force. It is dense at sea level and becomes thin rapidly upwards. It protects us from the harmful rays and moderates the temperature of the earth. It consists of a number of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and also include dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce change in the weather and climate. एटमॉस्फेयर देखो, कहते हैं कि हवा वाले हिस्से को एटमॉस्फेयर कहते हैं। पहले हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, वो ज़मीन वाला हिस्सा, फिर हाइड्रोस्फेयर पानी वाला, अब पानी के बाद क्या आया, हवा। तो हवा वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये एक पतली परत की तरह अर्थ के चारों तरफ होती है, ठीक है, लाइक एन एनवेलप। एनवेलप क्या होता है, जिसमें जैसे कि हम चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी लिखी होती है, फिर हम उसको कहाँ, एक लिफाफे में डालते हैं और उसके ऊपर एड्रेस, वो जो वाइट वाला लिफाफा होता है वो क्या है, एनवेलप। तो क्या है, कहते हैं कि उसी तरह से हवा भी है, ठीक है। हम हवा की जो परत बनी है वो पूरे एनवेलप की तरह, और हम उसके अंदर हैं। ये अर्थ को हेल्ड करके, ठीक है, होल्ड करके रखता है किसके थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ये समुद्र तल से गहरा होता है। एटमॉस्फेयर हमें खतरनाक रेज से भी बचाता है, जो कि जैसे जो सन में भी कहता है कि बहुत सारी ये यूवी रेज, ये सब हमारे मतलब लेयर्स आ रही होती हैं, उससे भी हमें रेज जो हैं उससे भी हमें बचाता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है कि टेम्परेचर में नमी भी बना के रखता है। इसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में डस्ट, धूल के कण और वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। ये सारे शामिल होते हैं। एटमॉस्फेयर में चेंजेस की वजह से ही वेदर और क्लाइमेट बनते हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा वैसे ही क्या हो जाता है, वेदर और क्लाइमेट, मौसम जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर। It includes all the living components of environment like plants, animals, insects, microorganisms, and human beings. It is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life. बायोस्फीयर क्या है कि इसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब छोटे जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते, और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये सारी किस्में आते हैं बायोस्फीयर में। ये अर्थ की नैरो जोन में होता है, और इसमें ज़मीन, जिसमें कि ज़मीन, पानी, हवा आपस में इंटरेक्ट, सब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सब मिलकर जीवन को चलाते हैं, हमारे जीवन को चलाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बायोस्फीयर, यहाँ सबका बताया हुआ है। लिथोस्फीयर कौन सा वाला हिस्सा है, ये देखो, जहाँ पे सिर्फ ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं, बादलों वाला जो एरिया दिखा रखा है, और हाइड्रोस्फीयर पानी वाला एरिया, और बायोस्फीयर में देखो सारा पेड़ पौधे भी हैं, ज़मीन भी है, पानी भी है, और ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन बींग्स भी हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर में ये सब आता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। All plants, animals, and human beings are interdependent on each other. Their physical environment forms ecosystem. Their relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. A desert, a forest area, a grassland, a lake, an ocean, even an aquarium are examples of ecosystem. इकोसिस्टम क्या है कि सभी पेड़ पौधे, जानवर और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड हैं, कोई भी अकेले तो अब किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ का अकेले सर्वाइवल नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इनका जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच और उनके इर्द गिर्द की चीज़ों में जो रिलेशन बनता है उसे ही इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। उनसे क्या बनता है, इकोसिस्टम। इनके जो आपस का रिलेशन है कि हम सब क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, सब क्या हैं, डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसी से क्या बनता है फिर इकोसिस्टम।
डेजर्ट, फॉरेस्ट एरिया, जंगल का एरिया, ग्रासलैंड, लेक, झीलें वगैरह, समुंदर, महासागर, इवन कि एक एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम पता है ना, जहाँ पे क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब किसी फिश एक्वेरियम जहाँ पे सिर्फ फिश रखी होंगी, ये सारी चीज़ें, ये सब इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स और इकोसिस्टम के बीच नेचर जो है वो परफेक्ट बैलेंस जो है क्या कहता है कि मेंटेन करके रखता है। अगर इसमें एक भी कंपोनेंट जो है वो गड़बड़ा जाए तो सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। All the things created by human beings are included in human environment. For example, road, railway, building, dam, school, orchards, etc. are parts of human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Initially, humans lived in primitive conditions according to nature. With the passing of time, man learned different techniques to make life easy. He invented wheel, started to grow crops, and began to live a settled life. Instead of wandering, human beings use their skill and know how to create things from the natural environment so as to satisfy their needs, wants and aspirations. ह्यूमन इन्वायरमेंट कहता है जितनी भी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आती हैं, जैसे कि रोड, रेलवे, बिल्डिंग्स, डैम, स्कूल, ये सारी क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट में आती हैं, उसके पार्ट हैं। ह्यूमन बीइंग जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं और फिर उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। आदमी पहले के टाइम पे नेचर के कंडीशन के हिसाब से ही रहते थे, ठीक है, पर वक्त के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए नई नई तरकीबें सोच ली। उसने पहले पहिया बनाया, फिर फसलें उगाना शुरू की, फिर एक अच्छी सेटल लाइफ जीने लगे और वो भटकने से बच गए। ह्यूमन बींग्स अपने दिमाग और स्किल से, कला से ये भी सीख लिया कि कैसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ करके चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या किया, नेचुरल इन्वायरमेंट को यूज़ करना शुरू किया। तो ये सब किस में आता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में। ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया जिसमें ह्यूमन के द्वारा बनाया गया वातावरण, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ें हों। Next, environment. Environment affect the life of people to a great deal and it largely determines their lifestyle. On the other hand, man too determines environment and has a great capacity to modify it. He can clear the forest, change the course of the river and cut the mountain sides to make terrace for farming. Man is superior to most other members of the environment and he has the maximum potential to change environment. Lately, man has been misusing his capability and has been disturbing the natural environment, causing ecological balance are on a large scale. इन्वायरमेंट देखो लोगों की लाइफ पे और उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत असर डालता है। ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही उनका लाइफस्टाइल होगा। इसी के साथ आदमी पर वातावरण को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता था। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता था। उसने क्या किया, उसने जंगल काट सकते हैं, नदी का रास्ता मोड़ सकते हैं, चट्टानों पहाड़ों को काट कर खेती के लिए ज़मीन बना सकते हैं। आदमी के लिए मुश्किल बात नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना कुछ जंगलों को काट के क्या बिल्डिंग्स, मॉल्स बना दिए जाते हैं। तो ये सब क्या ह्यूमन बींग्स क्या ये सब कर सकते हैं। आदमी वातावरण का सबसे सुपीरियर मेंबर है। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन्वायरमेंट का सुपीरियर मेंबर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर इंसान ने अपनी कैपेबिलिटी का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे कि वातावरण क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देखो, ये प्रदूषण कहता है कि जब आदमी ने अपने बेनिफिट के लिए नई नई टेक्निक्स लाकर वातावरण को ख़राब, उसने नई नई टेक्निक्स लाकर वो यूज़ करने लग गया, तो उससे क्या हो गया, वातावरण ख़राब हो रहा है। उन्होंने रिसोर्सेज को बुरी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रिसोर्सेज तो थे, रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन्होंने उसको यूज़ करना वो क्या कर दिया, बुरी तरीके से इस्तेमाल करके ख़राब शुरू कर दिया। उन्होंने जंगलों को काट कर शहर बसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ने लगा वातावरण में। चीज़ों की बराबरी से ना मिल पाने की वजह से अमीरी और गरीबी, ये डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स होते थे वो अमीर बन जाते थे, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती थी वो गरीब ही रह जाते थे।
उसके बाद प्रदूषण कैसे फैल रहा है, देखो कहता है कि गाड़ियों जैसे कोल और पेट्रोल, ये इससे निकलने वाले धुएं से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, वो आप भी देख रहे हो, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, साइक्लोन्स, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, ठीक है, चट्टानें गिर जाती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में गड़बड़ हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है। ये इंसान के लिए वार्निंग भी है कि अगर वो नेचर को इसी तरह से डिस्टर्ब करता रहा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसे साफ़ सुथरा रखने के लिए नए नए तरीके सीखने चाहिए, अगर वह एक इस धरती पर रहना चाहता है तो, वरना ऐसे तो उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं अर्थ पे, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा और बच पाएगा और रिसोर्सेज की कमी भी नहीं होगी। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चंस आंसर एक्सरसाइज हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। थैंक यू।